कला संस्कृति, पर्यटन और युवा, इन तमाम क्षेत्रों में अगर बिहार में कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसकी जिम्मेदारी अरुण अपने कंधे पर लेंगे। जब से बिहार में शराबबंदी हुआ है तब से गया में पर्यटक आने कम हो गए हैं। तो क्या लग रहा है, शराबबंदी बिल पे कोई संशोधन होने का बात है? पर्यटन के क्षेत्र में कोई ऐसी अनुभव आपके पास रहा होगा जिसकी वजह से आपको जिम्मेदारी दी गई? तो पटना का वो ऐतिहासिक गांधी मैदान, जब आप शपथ पत्र पढ़ रहे थे कि मैं अरुण प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं, उस मोमेंट पे कैसा लगा कि जिम्मेदारी बढ़ रही है? क्या हाथ पैर कांपे थे मंत्री जी के? बिहार पवेलियन नाम का वहाँ स्टॉल बनाया गया है और तमाम दिग्गज अभिनेता वहाँ पहुँच रहे हैं और इस बात की शोर वहाँ गूंज रही है कि बिहार में अब फिल्म शूटिंग होगी, बिहार में फिल्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये जानकारी तक पहुँची आप? क्या आप पर लोग भरोसा करें कि आप कहीं से भी इस तरह का काम नहीं करेंगे? नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मिस्टर में। देखिए, हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है बिहार सरकार की तरफ से, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, उसके बाद मंत्रिमंडल का भी गठन हो चुका है, साथ साथ विभागों का बंटवारा भी तय हो चुका है। लेकिन हमारे साथ खजौली से लगातार 3 बार विधायक बने, हालांकि लगातार 3 बार नहीं बोले क्योंकि 2015 से 20 तक का विधायक नहीं थे, लेकिन पहली बार मंत्री बने हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कितना चुनौती मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, पार्टी ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है उसके लिए मैं पार्टी के अपने शीर्ष नेता यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, हमारे बिहार के नवनिर्माता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का, आदरणीय सम्राट चौधरी जी का, आदरणीय विजय सिन्हा जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और अपने सभी तमाम शीर्ष नेताओं के प्रति कि उन्होंने मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता और विधायक पर को इस योग्य समझा। मैं इसे एक अवसर मानता हूं और इस अवसर को मैं बेहतर रिजल्ट देकर, बेहतर परिणाम देकर, सरकार ने जिस विभाग की जिम्मेवारी मुझ पर दी है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उस विभाग के लिए दिन रात जी तोड़ परिश्रम करके अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के बल पर चाहूँगा कि उसमें बेहतर से बेहतर हो। और ख़ास करके जो पर्यटन विभाग है और कला संस्कृति विभाग, दोनों बिहार को सम्मान दिलाने वाला विभाग है, बिहार को दुनिया में पहचान दिलाने वाला विभाग है। इस पर्यटन विभाग के कारण ही कई देश की अर्थव्यवस्था आज पर्यटन पर ही केवल निर्भर हो गई है। तो ऐसे में जब इसका काफ़ी स्कोप बढ़ा है तो लोगों के अनुसार, उसके डिमांड के अनुसार, मांग के अनुसार उसको पूरा करना भी सरकार की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है, हमारे विभाग की जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी का वहन मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर अपने सभी नेताओं के सहयोग से उसको एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाएं। और कल तक जो बिहारी कहलाना शर्म की बात होती थी, आज 20 वर्षों के बाद हम ये कह सकते हैं कि गर्व से कहो हम बिहारी हैं। अच्छा, हालांकि आपको पहला बार मंत्रिमंडल में जगह मिला है, आपके ऊपर वो आरोप तो नहीं होंगे कि आपने पिछले कार्यकाल में कितना काम किया, नहीं किया मंत्रिमंडल में रह के, लेकिन अब जब बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो पटना का वो ऐतिहासिक गांधी मैदान, जब आप शपथ पत्र पढ़ रहे थे कि मैं अरुण प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूँ, उस मोमेंट पे कैसा लगा कि जिम्मेदारी बढ़ रही है? क्या हाथ पैर कांपे थे मंत्री जी के? नहीं, हाथ पैर इसलिए नहीं कांपा था क्योंकि मैं 35 वर्षों से लगातार चुनावी राजनीति के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन की राजनीति में सक्रिय रहा और जितनी जिम्मेदारी आज तक पार्टी ने सौंपी है उन सारे जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निर्वहन करने का प्रयास किया है और मुझे उसमें कई चीज़ों में सफलता भी मिली है। जहाँ तक मंत्रिमंडल का सवाल है तो मंत्रिमंडल तो मेरे लिए नया विषय जरूर है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं हम कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि जिस प्रकार का मार्गदर्शन हमारे दलीय नेताओं का, हमारे सरकार के नेताओं का है, उसमें
काम करना बहुत ही आसान होगा मेरे लिए और मैं उन सब के सहयोग से इसको पूरा करूंगा। अच्छा, मेरा एक और सवाल है। हालांकि विभागीय जो सचिव होते हैं वो तो आपको लगातार गाइडेंस करते रहते हैं, क्या है नहीं है, सारी चीज़ों की जानकारी देते रहते हैं, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व में आप पे भरोसा किया होगा कि अरुण जी के अंदर कोई खासियत है जो पर्यटन विभाग को संभाल सकते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में कोई ऐसी अनुभव आपके पास रहा होगा जिसकी वजह से आपको जिम्मेदारी दी गई? देखिए, इतनी बात हम पर जरूर पार्टी को भरोसा है कि यह व्यक्ति एक कार्यकर्ता के नाते एक ईमानदार प्रयास करेगा, एक निष्ठापूर्वक काम करेगा। इतना विश्वास पार्टी को जरूर मुझ पर हुआ है, तभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है और मैं अपने पूरे दम के साथ चाहूँगा कि उस जिम्मेदारी का निर्वहन इस प्रकार करूं कि किसी का मैं सिर नहीं झुकने दूं। बिहार का सिर गर्व से ऊंचा रहेगा, गर्व से ऊंचा रहे। अच्छा, आपको कुल 3 डिपार्टमेंट मिला है, युवा, कला पर्यटन और कला संस्कृति और पर्यटन विभाग, 3 डिपार्टमेंट है। मतलब युवा भी उसमें जोड़ देते हैं हम, साथ ही टैग है। लेकिन कला संस्कृति में एक बड़ा क्षेत्र आता है संगीत का, और बिहार में अब जो है संगीत सिर्फ और सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है। अश्लीलता इतनी ज़्यादा फैल गई है कि बिहार को कई जगहों पर इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, यानी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। क्या आपके मंत्री बनने से इन चीज़ों पर लगाम लगेगा? देखिए, सामान्यतया अपनी अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के जिद में लोग जो हमारे लिए दर्पण का काम करता है, साहित्य और संगीत, उसको कहीं ना कहीं हम धुंधला करने का काम करते हैं। ऐसे सभी गायकों से मेरा अनुरोध होगा और ऐसे सभी श्रोता से भी कि अगर श्रोता उसको सुनना बिल्कुल न पसंद करे तो गायक अश्लील गीत गाए ही नहीं। लेकिन श्रोता को ही अब जिम्मेदार ठहरा रहे? नहीं, हम दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सुनते हैं कहीं न कहीं। तो श्रोताओं को बहिष्कार करना होगा, श्रोता को भी इसका बहिष्कार करना होगा, तभी जाकर उनकी हिम्मत टूटेगी। ऐसा कोई कानून बनेगा इन गायकों के लिए? अब अगर कानून उसके लायक कुछ होगा तो बनाएंगे, हम लोग लाएंगे, बनाया जाएगा। अच्छा, भी देखा आपने कि गोवा में फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, हमने कल आपसे बात भी की थी इस मुद्दे पर। बिहार की काफ़ी चर्चा है, बिहार पवेलियन नाम का वहाँ स्टॉल बनाया गया है और तमाम दिग्गज अभिनेता वहाँ पहुँच रहे हैं और इस बात की शोर वहाँ गूंज रही है कि बिहार में अब फिल्म शूटिंग होगी, बिहार में फिल्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये जानकारी अब तक पहुँची आप? हमारे इस कला संस्कृति विभाग को आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी जब देख रहे थे तो उसी समय उन्होंने बिहार में फिल्म के प्रमोशन के लिए द्वार खोले थे और बिहार अब कला संस्कृति विभाग में भी और पर्यटन के क्षेत्र में भी अब इस प्रकार से काम कर रहा है कि उसको बहुत समय नहीं लगेगा अब कि देश और दुनिया में वो विख्यात हो जाए। ये विभाग पहले कभी लोग इस विभाग को बहुत दूसरे लाइटली लेते थे, लेकिन आज अब लोगों की निगाहें इस विभाग की ओर गई है और किसी भी समाज के संस्कृति को अगर उभारना है, चाहे लोक आस्था को उभारना है, लोकल और वोकल जो हमारे प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, दिशा निर्देश है, उसको अगर आगे लाना है तो उसके लिए कला संस्कृति विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। और पर्यटन के क्षेत्र में मैंने कहा कि रोजगार जो हमारी सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का संकल्प लिया है 25 से 30 में, उसमें यह विभाग बहुत अधिक सहायक होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम पर्यटन क्षेत्र का विकास करेंगे, आज अगर राम तीर्थ अयोध्या श्री राम का जब जन्मभूमि बनी है राम जन्मभूमि पर, तो उसी तर्ज पर आज सीता का मंदिर, मैं कल वहाँ दौरा किया। अच्छा, गए थे जी, प्राउड हुआ होगा अंदर से? बहुत अंदर से मुझे गर्व हुआ कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो ये निर्णय लिया है, ये वास्तव में मिथिला के लोगों को गौरव की बात, गौरव और सम्मान देने का काम किया है। और ये भी बात तय है कि माँ सीता के बिना
राम भी पूरा नहीं होते हैं। इसलिए माँ सीता का भव्य मंदिर 882 करोड़ की लागत से 42 महीने के अंदर बनकर तैयार होना है। आप सोच लीजिए, कल्पना करिए कि जब रामायण सर्किट हो जाएगा, देवी सर्किट हो जाएगा, तो पर्यटक सीधे अयोध्या नहीं रुककर वो सीधे सीतामढ़ी तक पहुंचेंगे और लगभग पूरा बिहार कवर करते हुए वो आएंगे जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि इससे रोजगारों का सृजन होगा, विभिन्न प्रकार के रोजगार। कल होटल वहाँ खुलेगा, 5 स्टार खुल सकता है, कई प्रकार के बिजनेस वहाँ खड़े होंगे। और ऐसे भी सीतामढ़ी छोटा ही बाजार है, धर्म के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और इसीलिए सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ये दोनों विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपने मिथिला की बात की। मिथिला के का जो पेंटिंग है, मधुबनी की जो पेंटिंग है, उसको जीआई टैग मिला, यानी कि उसको ज्योग्राफिकल इंडेक्स में जगह मिली। आप ही के सरकार ने किया, लेकिन आज भी मिथिला पेंटिंग बनाने वाले उन तमाम कलाकारों की ज़िंदगी अभी भी दयनीय है। उनके लिए कोई नया कदम होगा, कोई ठोस कदम उठाया जाएगा आपकी तरफ से? देखिए, उसके लिए अनुसंधान केंद्र जो मधुबनी में मिथिला चित्रकला का खुला है, शैक्षणिक संस्था भी खुली है, उस कलाकारों को तराशने का काम प्रारंभ किया जाएगा, किया जा रहा है आगे। और उसको कैसे हम कौशल विकास उसका करके और ज़्यादा उसका मार्केटिंग कैसे बढ़े। एक तो दुनिया के अंदर मिथिला की पहचान मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग से है, तो उसको, उस पहचान को आगे बढ़ाते हुए उसका जो व्यवसायीकरण है उसको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि उनके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन, अपेक्षित परिवर्तन हो सके। उन चित्रकारों को, उन कलाकारों के काम होगा। अच्छा, मैं जब पूरा बिहार घूम रहा था, क्योंकि मैं बिहार के हर एक विधानसभा चुनाव से पहले गया हूँ, तो मैं जब बोध गया पहुंचा, तो बोध गया पता है आपको कि वहाँ पर काफ़ी पर्यटक आते हैं, लेकिन लोग वहाँ कह रहे थे, वहाँ के दुकानदार कह रहे थे कि जब से बिहार में शराबबंदी हुआ है तब से गया में पर्यटक आने कम हो गए हैं। तो क्या लग रहा है, शराबबंदी बिल पे कोई संशोधन होने का बात है? नहीं, विभाग आपके पास नहीं है? ये मुझे नहीं लगता है कि शराबबंदी के कारण कोई असर पड़ता है। वहाँ तो मोक्ष की नगरी है, देश और दुनिया से लोग आते हैं, और वैसे भी बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा, जापान के लोग और बाकी देश के लोग वहाँ ज़्यादा आकर्षित होते हैं गया में। एक तरफ जहाँ हमारे हिंदू समाज के लोग अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए, अपने पूर्वजों के संस्कार पिंडदान के लिए जाते हैं, पिंडदान के लिए जाते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग आते हैं जो बौद्धिज्म के लोग हैं। और मुझे नहीं लगता है कि बौद्धिज्म शराब खोजने आता है। और हिंदू समाज के जो लोग श्राद्ध करने जाते हैं, जो पिंडदान करने जाते हैं, वो शराब ढूंढने वाले लोग नहीं होते हैं। ये कुछ लोगों का, विपक्षियों, विदेशी जो आते हैं, विदेशी पर्यटक। हाँ, तो विदेशी पर्यटक भी अधिकांश, मुझे लगता है कि जो बौद्ध धर्मावलंबी है उनकी संख्या अधिक होती है, और वो लोग शराब उराब को शायद हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो इस तरह की बात मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेईमानी है। तो अब लगता है डिपार्टमेंट पूरा एक्शन में आ चुका है। हाँ, डिपार्टमेंट पूरे एक्शन मोड में है। और जैसे ही हम प्रभार ग्रहण करेंगे, उसके साथ समीक्षा प्रारंभ करेंगे, और जो कार्य है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, उसको समय सीमा के अंदर पूरा किया जाएगा, पूरा करें। अच्छा, मंत्री जी पर बड़ा आरोप लगता है, हालांकि आप पर नहीं है, लेकिन कई मंत्री पर आरोप लगता है कि मंत्री बनते ही पूरा विभाग को लूट खसोट मचा के, पैसा से जेब भर के और चुनाव में खर्च करने, कहीं ना कहीं पैसा इकट्ठा, क्योंकि चुनाव में पैसे खर्च होते भी होते हैं। क्या आप पर लोग भरोसा करें कि आप कहीं से भी इस तरह का काम नहीं करेंगे? देखिए, अगर ऐसा होता जो लोग कह रहे हैं, तो जरूर कांग्रेस की तरह हमारे भी मंत्री जेल जाते। लेकिन कुछ बैठ दिए ना, कुछ बात तो केवल मुझे लगता है कि कुछ बदनाम करने का कुछ अगर नहीं मिलता है विपक्ष को, तो कुछ आरोप लगा देते हैं। मंत्री पद गोपनीयता की शपथ लेकर जाता है, वो मुझे लगता है कि जरूर ईमानदार प्रयास करते हैं। जब कुछ काम नहीं होता है, कुछ विभाग से अनबन होता है, तो उसमें इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो जाते होंगे। लेकिन मैं किसी को अभी तक कोई आरोप सिद्ध होते नहीं देखा है, इसलिए इस पर चर्चा करना मुझे लगता है कि सही नहीं है। और जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं 3 बार विधायक रह के जब कहीं
जमीन नहीं खरीद सका पटना में, तो मेरी वो प्रवृत्ति नहीं है। आज भी सरकारी आवास में? आज भी सरकारी आवास में है और आज भी हम उसी तरह जी रहे हैं जैसे अपने पैतृक संपत्ति से जी रहे थे। तो बहुत अंतर नहीं पड़ा है, अपने वेतन के आधार पर काम करते हैं। तो मुझको न मेरा न बहुत कोई, आप देखे होंगे कभी, न कोई बहुत ज़्यादा खर्च हम करते हैं जिसके लिए मुझे कोई गलत रास्ते ढूंढने की ज़रूरत हो। तो मैं अपने खर्च को ही सीमित कर दिया हूँ जीवन में। और मेरा न मेरे खाने में बहुत खर्च है, न मेरे रहने में बहुत खर्च है, न मेरे चलने में, केवल जनहित में जो हो सकता है वो खर्चे होते हैं। अच्छा अरुण जी, कला संस्कृति, पर्यटन और युवा, इन तमाम क्षेत्रों में अगर बिहार में कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसकी जिम्मेदारी अरुण अपने कंधे पर लेंगे? देखिए, विभाग बड़ा होता है और भ्रष्टाचार किसी स्तर पर होता है तो उसके लिए मंत्री जिम्मेवार हो ही जाते हैं। जो संस्था का, इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, जिम्मेवारी उनकी बनती है। और हम लोग चाहेंगे कि इस प्रकार से मेरे विभाग में इस तरह के भ्रष्टाचारी न रहें। और ऐसे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है, 0 टॉलरेंस की पॉलिसी पर भ्रष्टाचार के मामले में चलती है, तो हम उसका अनुपालन करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा है, अच्छा मंत्री बनने से कितने दिन पहले पता चला कि मंत्री बनने वाले हैं आप? उम्मीद थी पहले से? नहीं, मंत्री बनने के कुछ चंद घंटे पहले मुझे पता चला। सरप्राइज था आपके लिए? नहीं, कोई बड़ा सरप्राइज भी नहीं था और न कोई, मैं हर्ष और विषाद नहीं रखता हूँ। मैं बहुत बार चुनाव हारा भी हूँ, तब भी मैं उसी मनोयोग से काम करता रहा, और जब जीतता भी हूँ तो उसी मनोयोग से काम करता हूँ। बहुत का अंतर नहीं पड़ता है, कुछ घंटों का अंतर जरूर पड़ता है। थोड़ी बहुत, मैं मनुष्य हूँ तो ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं परमात्मा हूँ जो मुझ पर कोई असर नहीं होगा। असर आता है, लेकिन मैं अपने ऊपर वो आने नहीं देता हूँ। आज भी उसी सामान्य रूप में रहेंगे? बिल्कुल। चलिए, तो हमारे साथ थे अरुण प्रसाद जी, जो कि अब बिहार सरकार ने इनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये कला, पर्यटन, साथ साथ युवा और पर्यटन विभाग के मंत्री बन गए हैं। इनके ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन जनता का भरोसा है कि अब ये अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। लेकिन आगे देखना होगा क्या कुछ होता है बिहार में। तब तक हमारी तमाम खबरों के लिए बने रहिए। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।